सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरी के 5 महीने के अंदर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ सर, अब आखिरी का कुछ समय बचा हुआ है, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हो जाती हैं हम नहीं करें तो हमारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा कि सबसे पहले ये आप लोगों के लिए हिस्टोरिक अटेम्प्ट है। देखो, एक चीज़ को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। मुझ जैसे टीचर के लिए या मुझ जैसे बहुत सारे टीचर्स के लिए अटेम्प्ट आते जाते रहते हैं। हमारे लिए ये रेगुलर जॉब बन गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम इनटू दिस फ्रॉम 2010। अब तक पता नहीं कितने अटेम्प्ट देख लिए, ठीक है। और हमारे लिए बहुत एक रेगुलर सा वो हो गया, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, हो जाता है। लेकिन आप लोग समझिए, आप लोगों के लिए ये अटेम्प्ट ना हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। वॉट एवर द रिजल्ट विल बी, आपको ये हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपने जब कोई भी बच्चा कोई भी पढ़ाई शुरू करता है, किसी भी एजुकेशन के अंदर एनरोल करता है, चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, कोई यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ना एक मकसद के साथ आता है कि मुझको इस चीज़ को क्रैक करना है। और उसको क्रैक करने से वो एक सपना जो है वो पूरा करना चाहता है। हो सकता है आपकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हो, ठीक है, हो सकता है कोई सोशल नीड्स हो। कुछ बच्चे चाहते हैं कि भैया नहीं, आज मैं देखता हूँ मेरे पिताजी माताजी इतनी मेहनत करते हैं, मैं उनको रिलैक्स देना चाहता हूँ। कोई चाहते हैं कि आज हम किराए के मकान में रहते हैं, मुझे अपने मकान में अपने पेरेंट्स को शिफ्ट करना है। कोई समझते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है मुझे उठानी है। तो सबकी ना एक अपनी नीड्स होती हैं जिसकी वजह से आप लोग सीए शुरू करते हो। वो नीड्स की वजह से आपको एक मोटिवेशन आता है, आप सीए शुरू कर देते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वक्त के साथ उस नीड के ऊपर ना धूल पड़नी शुरू हो जाती है। आपको रोज जो है ना अपने आप को एक रिमाइंडर देना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या देना पड़ेगा? आपको रिमाइंडर ये देना पड़ेगा कि मैंने क्यों शुरू किया था। रोज सुबह उठते हो, रोज से उठने के बाद सबसे पहला काम किया करो, सभी बच्चों से कहूँगा कि सबसे पहले तो जिस भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान जिसको आप मानते हो उसको याद करो, बिस्तर में बैठे बैठे ही याद करो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ फिर याद किया करो कि आप ये जो कोर्स कर रहे हो, सीए का कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो, क्यों आपने इसे शुरू किया था। आप उस चीज़ को ना 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपने क्यों किया था, बस अपने आप से। जब आपको ये रोज सुबह याद आएगा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, आपका डेली रूटीन भी बनेगा, आप किताबें भी खोलेंगे और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब आखिरी का कुछ समय बचा हुआ है, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हो जाती हैं हम नहीं करें तो हमारी चीजें अच्छी हो जाएं। तो वो गाइडेंस देने के लिए मैं बैठा हूं, उसके लिए आप मत घबराइए बिल्कुल भी। देखिए, सबसे पहली चीज, आप जो है किसी एक ग्रुप को पकड़िए, या तो ग्रुप 1 को या ग्रुप 2 को। अगर आप बोथ ग्रुप भी दे रहे हैं तो एक चीज को समझिए, पहले एक ग्रुप तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो किसी एट ए टाइम एक ही ग्रुप को आप पढ़ाई करके चलें, या तो ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की या बोथ ग्रुप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई एक ग्रुप हमारा ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सपोज आपने ग्रुप 1 किया, आज आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे एनालिसिस। क्या एनालिसिस करेंगे? आप एनालिसिस करेंगे 3 पैमानों पे। कॉन्सेप्ट, सेकंड एनालिसिस आपका होगा मेरा प्रैक्टिस, और तीसरा आपका पैरामीटर होगा टेस्ट। ये 3 पैरामीटर पे जो है आपको अपने आप को चेक करना है। सपोज मैं आपको देता हूं, आपने उठाया जी मेरा टैक्स है, या मेरा अकाउंट्स है, या मेरा लॉ है, कोई भी आपने एक सब्जेक्ट उठाया। अब आपने देखा जी अकाउंट्स के अंदर, मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं 3 चैप्टर्स का, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज। मेरे अभी ये 3 चैप्टर हुए, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ। तो क्या मेरे इन सब के कॉन्सेप्ट मेरे हो गए हैं? यस, कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप, होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को ना, बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वो समझते हैं कि टीचर ने क्लासरूम में पढ़ा दिया या वीडियो हमने देख लिया तो हो गया। अरे कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया, 10% काम नहीं हुआ अभी। मेरी बात को सुन लो। जितने बच्चे इस खुशी के अंदर जी रहे हैं ना कि अपना सिलेबस इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसके वीडियो देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आ जाओ, थोड़ा सा वापस आओ। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो सीए का रिजल्ट 10% नहीं आता, सीए का रिजल्ट 90% आता। टीचर के पढ़ाने से सब कुछ होता। तो एक बात बता दो ना, कौन सा बच्चा कोचिंग नहीं लेता? दूसरा मुझे ये बता दो, यहाँ पर ये सरकारी नौकरी तो है नहीं कि इतने ही बच्चे पास करने हैं। यहाँ तो भैया जो सही लिख के आएगा सब पास हो जाओगे। आप मेरी बात को समझना। और तीसरी चीज, कौन सा टीचर गलत पढ़ा रहा है, सब तो सही पढ़ा रहे हैं। तो अगर पढ़ाने से सब कुछ हो जाता है या आपके पढ़ने से सब कुछ हो जाता है तो फिर रिजल्ट 90% आता। ये 10% क्यों है? क्यों ये 10% रिजल्ट है? कारण है ये 2 चीज, जो कि करते ही 10% बच्चे, और जो 10% करते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो इसी दुनिया में जीते रहते हैं। हमने तो सब कुछ पढ़ाई करी थी, अरे करी थी तो देख लो फिर रिजल्ट क्या आया।
ये प्रैक्टिस नामक चीज क्या है? अब ये प्रैक्टिस सर क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि आप लोगों को समझाना पड़ता है प्रैक्टिस अक्षर क्या होता है। आपने कोई चैप्टर कर लिया, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर लिया, कंपनी लॉ का कोई चैप्टर किया, जब आपने कहा कि भाई मेरे अब सारे कॉन्सेप्ट इसके अपने को क्लियर है, आप एकांत में बैठे, आपने सपोज 15 क्वेश्चन उठाए और लाइन से उसके करने शुरू किए, और आपने देखा कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस में फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, उसको आपने मार्क डाउन कर लिया, उसको स्टार मार्क बना लिया, कुछ भी मार्क कर ली कि अपन लोग तो जो है इस पॉइंट के अंदर फंसते हैं। तो दैट इज वी कॉल्ड एज प्रैक्टिस। जब आप एकांत के अंदर बैठ करके बिना किसी हेल्प लिए, ना कोई वीडियो देखी, ना आपने कोई सोल्यूशन देखा, ना टीचर की कोई हेल्प ली, खुद जो आपने क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस किया, उसको बोला जाता है प्रैक्टिस। आप इस चीज को समझना, उससे आपको यह पता लगता है कि आपकी गलती क्या हुई है। देखो एक चीज को समझने की जरूरत है, ये हर बच्चे को समझना पड़ेगा। हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता। अगर मैं 15 क्वेश्चंस दूंगा 10 अलग अलग बच्चों को, तो हर बच्चा जो है ना अलग अलग पॉइंट्स में फंसेगा। कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जहां सब बच्चे फंसेंगे, लेकिन हर किसी का क्योंकि अपना लेवल है, कोई बारीक पॉइंट पे फंस जाएगा, कोई बहुत हैवी पॉइंट पे फंसेगा, हर किसी का अपना लेवल है। तो जब हर बच्चा अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेगा तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं किस जगह फंस रहा हूं, कहाँ मुझको जो है बार बार ध्यान देना है। और लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो होगा क्या, आपको यही नहीं पता कि आप लोग फंसते कहाँ पर हो। और जब आपको यही नहीं पता कि आप फंसते कहाँ पर हो, तो आप एक अलग वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता तुमको। आप लोग एक चीज समझिए, एकांत के अंदर बैठ करके रूम बंद करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर मेरा टीचर तो सारे क्लासरूम में ही क्वेश्चन करवा देता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप इस चीज़ को समझना कि ये कह देना कि सर मेरे टीचर ने तो सारे क्वेश्चन क्लासरूम में करा दिए और मुझे सब कुछ आ गया। आपने क्या किया वहाँ पे? भाई टीचर क्लासरूम में करा रहा था, अच्छा आपको ही फंसे, आपने देखा बोर्ड पे अच्छा ऐसे हाँ 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 हाँ, अरे हाँ 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 करने से ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम इंटरनली सेटिस्फाइड हो रहे हो, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आपको एकांत में बैठना है, खुद क्वेश्चन करने, और जहां फंस रहे हैं उसको मार्क आउट करना है, ठीक है ना। सर क्या प्रैक्टिस करें? तो देखिए आपका जो भी मटेरियल आप उससे प्रैक्टिस करें, नहीं तो हमारी जो है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है। ये बुक मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि ये बुक से क्वेश्चंस जरूर करो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको तकलीफ आ रही है या जिस भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना चाहते हो, सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन है बड़े लिमिटेड क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सारे RTP ICI मॉक टेस्ट सबको कवर कर रखा है सिस्टमैटिक तरीके से। वीडियो सोल्यूशन फ्री मिलते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसका वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इस बुक से आप करें तो बहुत ही अच्छा है, बाकी अगर आप किसी और से करना चाहें तो आपकी इच्छा है। और बताना चाहूँगा इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये मुश्किल से देते हैं 2-4-5% बच्चे, और वही बच्चे जो है वो गारंटी के साथ पास होते हैं। आप एक चीज समझ लो, टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी, और टेस्ट दे करके एक टीचर से चेक करवाना है, खुद चेक नहीं करना अगर पास होना चाहते हो। ये दो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से जो है 80% बच्चा फेल हो जाता है। 80% बच्चा फेल हो रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं करता और वो टेस्ट नहीं करता। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि वो ऐसा पढ़ा रहा है, वो वैसा पढ़ा रहा है, वो ऐसा पढ़ा रहा है। आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट समझना यार क्या दिक्कत है। आप एक चीज समझो, मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, किसी पे 5 लाख व्यूज है, किसी पे 4 लाख व्यूज है, किसी पे 1 लाख व्यूज है, और मेरे जैसे बहुत टीचर्स आपको मिल जाएंगे। मेरा नहीं समझ में आया, किसी और का आ जाएगा, उसका नहीं है, उसका आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना इज नॉट द बिग टास्क, और कॉन्सेप्ट समझने से अगर रिजल्ट आता तो मैं बार बार कहता हूँ 90% रिजल्ट आना चाहिए था ना, क्योंकि पढ़ा तो सबको ही रहे। पॉइंट यहाँ पर है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हैं यहाँ या नहीं कर रहे, इस चीज को समझ लो। अभी नहीं समझना चाहते, आपकी इच्छा है, नवंबर 23 का एक बार अटेम्प्ट दे लो, फिर समझ में आ जाएगा कि चंदन सर की बातें कितनी स्पष्ट हैं। मैंने इतने बच्चे देख लिए जो एक अटेम्प्ट में मरते, 2 में मरते हैं, फिर तीसरे में आते हैं चंदन सर के पास, चंदन सर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि चंदन सर जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं, प्रैक्टिस और टेस्ट पे। हमारी पास एक्सक्लूसिव 30 से 35 लोगों की टीम है जो आपके प्रैक्टिस पे या टेस्ट के ऊपर काम करती है। ये इकलौता होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है, हमें आपको पास करवाना है, और पास हमें पता है सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों से हो सकते हैं। अपने माँ बाप से पूछ लो, अपने भाई बहनों से पूछ लो, वो बता देंगे। या सब कुछ छोड़ो ना, तुम फर्स्ट से लेकर 12th तक कैसे करते थे? तुमने बार बार टेस्ट दिए एक चीज़ के, इसलिए तो तुम्हारे बोर्ड में नंबर है। तुम खुद प्रैक्टिस करते थे TS ग्रिवाल या NCERT के क्वेश्चन, तब तो तुम्हारे नंबर है। टीचर के कराने से कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ को समझिए, और CA में इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट सब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर लिया, 70% कर लिया, 80% कर लिया, दूसरा भी हाथ नहीं लगाया।
बैलेंस स्टडी अप्रोच इज मस्ट। बैलेंस स्टडी अप्रोच क्या है कि भाई मैंने एक टारगेट सेट किया सपोज 60% का, तो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट पहले 60% हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक को तो एकदम रगड़ते चलेगा और दूसरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा कई बार बच्चों के साथ होता है, एक सब्जेक्ट में 90 ले आते हैं, दूसरे में 30 नंबर नहीं ला पाते। क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक ना मार्केट का एजेंडा भी है। एजेंडा क्या है कि भाई टैक्स के पेपर को हाईलाइट करके चलना है, कॉस्टिंग के पेपर को हाईलाइट करके ना, ये मुश्किल है। तो बच्चा लॉ को ना इग्नोर करके चल रहा होता है, लॉ को इग्नोर करके चलता है। और मैं आपको बता दूं ग्रुप 1 के अंदर ये सेकंड सबसे बड़ा पेपर है जहां बच्चे फेल होते हैं। एक पेपर कोई कॉस्टिंग टैक्स में से होता है, लेकिन उसके बाद जो पेपर है वो लॉ है, क्योंकि बच्चे ना इसको एंड में उठाते हैं 2 महीने 2.5 महीने पहले। और आप पे इतना प्रेशर टैक्सेशन कॉस्टिंग अकाउंट्स का कर दिया जाता है, आपको लगता है लॉ तो सब्जेक्ट ही नहीं, और आखिरी में पढ़ते हैं तो समझ में आता है सब्जेक्ट ही है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सही में पास होना चाहते हैं, अपने माँ बाप के पैसों की कदर रखते हैं, अपनी मेहनत की कदर करना चाहते हैं, तो बैलेंस स्टडी अप्रोच बहुत जरूरी है। सारे सब्जेक्ट को अहमियत देनी है, सारे सब्जेक्ट्स को रेगुलर पढ़ना है, बराबर से पढ़ना है, और लॉ के भी टेस्ट देने। जब एक ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाए तभी ग्रुप 2 के ऊपर जाए, एकदम साइमल्टेनियसली ना जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सपोज आपका एक ग्रुप का सिलेबस हो गया, आप ग्रुप 2 कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 को कम से कम रोज 2 घंटे दे करके, रोज 2 घंटे पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, या जब आपने खुद प्रैक्टिस की थी तो जिन क्वेश्चंस को, जिन पॉइंट्स को आपने मार्क किया था, उन पॉइंट्स को जो है आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें। आप ये करेंगे ना, विश्वास मानिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप 101% जो है एग्जाम में पास होंगे।